आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबको लगता है ना कि हम एक फ्री मार्केट में जीते हैं, जहां हमारे पास चुनने के लिए हजारों ऑप्शंस हैं। पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असलियत में आज का मॉडर्न बिजनेस एक 50 साल पुराने सिस्टम से चल रहा है, एक ऐसी अदृश्य प्लेबुक जिससे बच निकलना लिटरली नामुमकिन है। तो चलिए आज इस सीक्रेट प्लेबुक के पन्ने पलट कर देखते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक छोटा सा सवाल, जब भी आप किसी पेट्रोल पंप के पास से गुजरते हैं, क्या आपने एक अजीब चीज नोटिस की है? एक कंपनी के बोर्ड पर जो पेट्रोल की कीमत लिखी होती है, बिल्कुल वही सेम कीमत सड़क के उस पार दूसरी राइवल कंपनी के बोर्ड पर भी होती है। कागजों पर देखा जाए तो ये डीरेगुलेटेड या मुक्त बाजार है, राइट? हर कंपनी अपनी प्राइस खुद तय कर सकती है, तो फिर कोई भी अपने प्राइसेस कम करके ज्यादा कस्टमर्स क्यों नहीं खींचता, या बेटर क्वालिटी के नाम पर कीमतें थोड़ी ज्यादा क्यों नहीं रखता? यहीं पर हमें सोचना पड़ता है कि क्या सच में यहां कोई कंपटीशन चल रहा है या बस हमें ऐसा लग रहा है। अब इस कंपैरिजन को देखकर यह भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। जिसे हम कंपटीशन समझते हैं, जहां प्रैक्टिकली अलग अलग कीमतें और असली विकल्प होने चाहिए, वो दरअसल पर्दे के पीछे काम करने वाला एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल सिस्टम है। इस सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि हमें लगे कि चॉइस तो हमारी है, जबकि सच्चाई ये है कि कंट्रोल कुछ ही हाथों में सिमटा हुआ है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये मास्टर प्लान आज का नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। और इस पूरे मास्टर प्लान के आर्किटेक्ट थे जॉन डी रॉकफेलर। ये इंसान हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी बना। अगर आज के हिसाब से देखें तो इनकी दौलत $400 बिलियन से भी ज्यादा थी। अब देखिए, रॉकफेलर को अक्सर एक क्रूर बिजनेसमैन माना जाता है, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ पैसा छापना नहीं था। उनका एक अंदरूनी विश्वास था, एक कन्विक्शन था कि इंडस्ट्री में जो ये उथल पुथल है ना, इसको ठीक करना, इसको ऑर्गेनाइज करना उनकी मॉरल ड्यूटी है। उन्हें सच में लगता था कि वो बिजनेस वर्ल्ड को एक नया और बेहतर आकार दे रहे हैं, और इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने आने वाले 150 सालों तक कॉर्पोरेट दुनिया की नींव सेट कर दी। तो आइए देखते हैं भाग 1, द रॉकफेलर ब्लूप्रिंट। चलिए समझते हैं कि आखिर इस प्लेबुक के असली मैकेनिकल स्टेप्स क्या हैं। इस प्लेबुक का सबसे पहला और सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सप्लाई चेन के हर एक स्टेप को अपने कब्जे में ले लो। मतलब मिडिलमैन या बिचौलियों की छुट्टी। किसी और सप्लायर पर डिपेंड ही क्यों रहना, जब प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ आपके ही कंट्रोल में होता है, तो उन मिडिलमैन का सारा प्रॉफिट सीधा आपकी जेब में आता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। मान लीजिए एक आम चाय वाला है। वो दूध, चीनी और चाय पत्ती अलग अलग जगहों से खरीदता है। पर एक इंटीग्रेटेड मॉडल में क्या होगा? उस चाय वाले की अपनी डेयरी होगी, अपनी चीनी की मिल होगी और खुद के चाय के बागान होंगे। रॉकफेलर ने एग्जैक्टली यही किया था। बाकी रिफाइनरियां कच्चा तेल खरीदकर साफ करती थीं, पर रॉकफेलर ने क्या किया? तेल के बैरल बनाने वाली फैक्ट्रीज ही खुद खरीद लीं। जो बैरल पहले 25 सेंट में मिलता था, वो उसे सिर्फ 15 सेंट में खुद बनाने लगे। उन्होंने अपना खुद का वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना लिया। इस लेवल की कॉस्ट कटिंग के आगे भला कोई कॉम्पिटिटर कैसे टिक सकता था? अब जब सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल आ गया, तो उन्होंने प्लेबुक का दूसरा फेज लॉन्च किया, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन। इसे सिंपल भाषा में कहें तो अपने आसपास देखो और जो भी तुम्हारे जैसा बिजनेस कर रहा है, उसे या तो खरीद लो या आर्थिक रूप से इतना बर्बाद कर दो कि वो खुद ही खत्म हो जाए। मार्केट शेयर पर राज करने का यह सबसे अग्रेसिव तरीका है। यहां हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देख रहे हैं। 1872 के ऐतिहासिक क्लीवलैंड नरसंहार को मॉडर्न डे के टेलीकॉम वॉर से कंपेयर कीजिए। 1872 में रॉकफेलर ने कीमतें इतनी गिरा दी कि उनके कॉम्पिटिटर्स को हर सेल पर उल्टा नुकसान होने लगा। रिजल्ट, सिर्फ 3 महीने के अंदर उन्होंने 26 में से 25 रिफाइनरियां अक्वायर कर लीं। ऐसा ही कुछ हमने 2016 के आसपास टेलीकॉम सेक्टर में देखा। पहले कस्टमर्स को मुफ्त डेटा और कॉलिंग दी गई। शुरुआत में भारी नुकसान से आ गया, और इसका नतीजा 10 से ज्यादा ऑपरेटर्स वाला मार्केट सिमटकर सिर्फ 3 मेन कंपनीज के हाथ में आ गया। सदियां बदल गईं, लेकिन तरीका और नतीजा बिल्कुल वही है। शुरू में नुकसान उठाओ और कंपटीशन का सफाया कर दो। अब आते हैं भाग 2 पर, होल्डिंग कंपनी की चाल। ये वो हिस्सा है जहां लीगली सिस्टम को मात दी गई। होता क्या है ना, जब मार्केट में किसी एक का एकाधिकार हो जाता है, तो पब्लिक गुस्सा होती है और सरकारें नए कानून ले आती हैं। रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल के साथ भी यही हुआ। पर 1882 में कानूनों से बचने के लिए वकीलों ने एक ब्रिलियंट लीगल चाल चली। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया गया। कागजों पर 34 बिल्कुल अलग अलग तेल कंपनियां थीं, लेकिन गैस व्हाट,
उन सब का कंट्रोल एक ही बोर्ड के पास था। ये आज की बड़ी होल्डिंग कंपनी का सीधा पूर्वज था। आज हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के पास गूगल और यूट्यूब हैं, या रिलायंस के पास जियो, रिटेल और मीडिया ब्रांड्स हैं। ये होल्डिंग कंपनियां खुद कुछ नहीं बनाती, ये बस दर्जनों ब्रांड्स की मालिक होती हैं। हम उपभोक्ताओं को लगता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं, लेकिन एंड में सारा मुनाफा एक ही जगह जा रहा होता है। फिर आया 1911 का साल, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को लीगली 34 छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ऑर्डर दिया। सबको लगा मोनोपोली खत्म, लेकिन असल में एग्जैक्टली उल्टा हुआ। रॉकफेलर के पास उन सभी 34 नई कंपनियों के शेयर्स थे। उन शेयर्स की कीमत आसमान छूने लगी और वो पहले से भी कहीं ज्यादा अमीर हो गए। और मजे की बात तो ये है कि दशकों बाद वो टुकड़े चुपचाप फिर से होने लगे, जैसे 1999 में एक्सॉन और मोबिल का जुड़ना। कानूनी तौर पर मोनोपोली तोड़ने से कई बार उनके मालिकों की दौलत कई गुना बढ़ जाती है और मार्केट घूम फिरकर वापस वहीं रिकंसोलिडेट हो जाता है। इस प्लेबुक का एक और जबरदस्त हथियार है रेगुलेटरी कैप्चर। इसका फंडा बहुत क्लियर है। अगर सरकारी नियम आपके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, तो उन्हें तोड़ने के बजाय नियम बनाने वालों को ही अपने कंट्रोल में ले लो। रॉकफेलर ने रेल नेटवर्क के नियमों के साथ यही किया था। आज के दौर में हम इसे बिग फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख सकते हैं, जहां फार्मा कंपनियां खुद रेगुलेटरी एजेंसीज को यूजर फीस पे करती हैं। सोचिए, जो एजेंसीज इन कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए बनी थी, उनके नियम धीरे धीरे इन्हीं कंपनियों के फेवर में रीराइट होने लगते हैं। और यहां से एंट्री होती है स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी यानी दान पुण्य की प्लेबुक की। 1913 में रॉकफेलर फाउंडेशन सेटअप हुआ। अब देखने में तो लगता है कि ये बहुत नेक काम है ना? पर सच कहूं तो ये वेल्थ और पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इन फाउंडेशंस के जरिए भारी टैक्स बचाया जा सकता है, इंडस्ट्री के हिसाब से मेडिकल रिसर्च को फंड किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक क्रूर बिजनेसमैन की इमेज को एक महान समाज सेवक में बदला जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो आज के करीब करीब सभी बड़े अरबपति इसी मॉडल को फॉलो करते हुए बड़े फाउंडेशंस चलाते हैं। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भाग 3, द मॉडर्न मोनोपोली मैट्रिक्स। आइए देखते हैं ये पुरानी प्लेबुक आज के टेक और रिटेल सेक्टर में कैसे काम कर रही है। 150 साल पुराना ये ब्लूप्रिंट आज की डिजिटल दुनिया में भी पूरी तरह लागू है। Amazon की प्लेबुक को ही लीजिए। एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत हुई थी और आज ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लॉजिस्टिक्स चाहिए, इनके खुद के डिलीवरी ट्रक्स हैं। स्टोरेज चाहिए, इनके विशाल गोदाम है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, AWS यानी इनकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के जरिए ये अपने ही राइवल्स की वेबसाइट्स को अपने सर्वर्स पर होस्ट करते हैं। और जब इनके प्लेटफॉर्म पर कोई छोटा विक्रेता सफल होता है तो ये उसका डेटा ट्रैक करके बिल्कुल वैसा ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उसे सर्च में टॉप पर दिखा देते हैं। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 92% ये गूगल का इंटरनेट सर्च मार्केट शेयर है। हिस्टोरिकली अगर किसी कंपनी के पास 90% से ज़्यादा मार्केट हो तो उसे क्लियरली एक एकाधिकार या मोनोपोली कहा जाएगा। पर आज इसे मोनोपोली नहीं माना जाता क्योंकि ये उपभोक्ता के लिए मुफ्त है। लेकिन दोस्तों, फ्री मार्केट्स में हम पैसे भले ही ना दे रहे हों, पर हम अपना डेटा दे रहे हैं। आपका हर एक सर्च, आपकी हर एक पसंद, वो असली संपत्ति है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि रॉकफेलर खुद ये देखकर दंग रह जाते कि वाह, एक ऐसा एकाधिकार भी हो सकता है जहां कस्टमर को एहसास ही नहीं कि वो कोई कीमत चुका रहा है। अगर हम अपने रोजमर्रा के खर्चों का एक ब्रेकडाउन करें, आप पेट्रोल भरवाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फोन का बिल भरते हैं या बैंक में फीस देते हैं, ये सब एक इनएस्केपेबल लूप है, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा है। हम जो भी खर्च करते हैं ना, वो अलग अलग ब्रांड से होता हुआ अल्टीमेटली ऊपर की तरफ कुछ गिने चुने होल्डिंग कंपनियों और फाउंडेशंस में जाकर केंद्रित हो जाता है। हमारा पूरा दिन, हमारी हर एक्टिविटी इन विशाल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को फाइनेंशियली सींच रही है। तो क्या कोई रास्ता है? भाग 4, इस अपरिहार्य सिस्टम को नेविगेट करना। चलिए देखते हैं कि हम और आप इस पूरे फ्रेमवर्क में कहां स्टैंड करते हैं। जब सिस्टम इतना बड़ा हो तो एक आम उपभोक्ता के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? असल में 3 रास्ते हैं। पहला, सिंपल सरेंडर। इन मोनोपोलीज की दी गई सुविधाओं को चुपचाप एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि भाई यही सिस्टम है। दूसरा रास्ता, इनसे लड़ें। हर चीज के लिए छोटे और महंगे विकल्प खोजें। लेकिन सच कहूं तो ये बहुत थका देने वाला हो सकता है। और तीसरा, जो सबसे प्रैक्टिकल और सशक्त रास्ता है, इस खेल को अच्छी तरह समझना। ये देखना कि आखिर वेल्थ का फ्लो किस तरफ जा रहा है और फिर खुद उस फ्लो का एक हिस्सा बन जाना। जो कंपनियां इस सिस्टम को डोमिनेट कर रही हैं, उनमें स्मार्टली इन्वेस्ट करना। सिस्टम को समझे बिना लड़ना मुश्किल है, लेकिन उसमें अपनी जगह बनाना समझदारी है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है, इन सभी बिजनेस टाइटन्स के माइंडसेट को समझना। इनका कोर बिलीफ एक सिंपल लाइन में छिपा है,
प्रतिस्पर्धा एक पाप है। उनके नजरिए से अगर दो कंपनियां आपस में लड़ रही हैं तो वे रिसोर्सेज और मेहनत की बर्बादी कर रही हैं। उनका मानना है कि जब सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अंडर आ जाता है तभी असली एफिशिएंसी आती है। वे मोनोपोली को कोई अपराध नहीं बल्कि एक विकसित मार्केट का सबसे नेचुरल और परफेक्ट रूप मानते हैं। तो फाइनली बात इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है। अब जब आपने इस 150 साल पुरानी सीक्रेट प्लेबुक को समझ लिया है, तो क्या आप अपनी डेली की आर्थिक चॉइस को उसी नज़र से देख पाएंगे? सोचिएगा जरूर। क्या उपभोक्ता महज इस विशाल मशीन का ईंधन बनकर से जाएंगे, या वे इस फाइनेंशियल फ्लो को समझकर खुद को एक ओनर या मालिक के रूप में स्थापित करना सीखेंगे? अगली बार जब आप कोई खरीदारी करें तो इस अदृश्य प्लेबुक को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।